नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। हमें उम्मीद है आपने पिछले लेक्चर देख लिए होंगे और समझ के उनके नोट्स बना लिए होंगे। तो आज जो है इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो क्यों एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो हमें इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट का नेचर क्या है। जैसे कि पिछले 2 लेक्चर्स में भी हमने काफ़ी बात किया नेचर ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। तो इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो है ये लगातार चेंज होता रहता है। इन्वायरमेंट जो है ये स्टैटिक नहीं है, इसमें लगातार बहुत सारे फिज़िकल फोर्सेस चलते रहते हैं जो अर्थ की जो सरफेस पे बहुत सारे चेंजेस लेके आते रहते हैं। जैसे कि वेदर लगातार बदलता रहता है, वेव्स आती हैं, बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस जो है इस धरती पे चलते रहते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, और इन सभी की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, बहुत सारी हीट निकलती है, बहुत सारे वेपर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर कर जाते हैं। इस तरीके से ये धरती पे दूर दूर तक फैलते हैं, समुद्र में फैल जाते हैं। ये सब चलता रहता है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ का सिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अर्थ की सरफेस के ऊपर, जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का बनना, कितना कमाल का प्रोसेस है कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन फॉर्म होती है और धरती पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म की वो रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है खतरनाक यूवी रेडिएशन से। सोचो अगर ओजोन ना हो तो धरती पे जीवन संभव ही नहीं है। तो नेचर का एक ऐसा रूल है कि वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को एक सिस्टेमेटिक तरीके से रन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें खुद ही क्रिएट करती रहती है। बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही क्रिएट करती रहती है जिससे कि अर्थ पे लाइफ सस्टेन कर सके। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत कुछ बन रहा है, बहुत कुछ बिगड़ रहा है, परंतु सब कुछ एक बैलेंस में है। यहाँ पे अब दिक्कत क्या आ जाती है, प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जैसे जैसे ह्यूमन का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो नेचुरल प्रोसेस था इन्वायरमेंट का वो बिगड़ रहा है। हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड कर रहे हैं, इकोसिस्टम को बिगाड़ रहे हैं, और इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट जा रहा है, जो इम्पैक्ट जा रहा है, वो जा रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम इंटरफेयर कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब कर रहे हैं, परंतु इसका खामिजा जो है, इसका जो रिज़ल्ट जो है, वो धरती पे रहने वाले सभी ऑर्गेनिज्म फेस कर रहे हैं। अगर हम आज के टाइम पे देखते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न की है वो ह्यूमंस ने की है। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, और इसके साथ साथ वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, वो वेस्ट क्रिएट कर रहा है जो इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। तो पहले तो क्या, हमने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दी,
इसकी वजह से हमने जो है नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया। फिर अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिएट की और उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से वेस्ट जनरेशन रेट बढ़ रहा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रही हैं। वेस्ट प्रोडक्शन में आप सॉलिड वेस्ट की बात कर लीजिए, कितना सॉलिड वेस्ट डेली प्रोड्यूस हो रहा है। पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ रहा है कि एयर पोल्यूशन दुनिया में सबसे ज़्यादा जान लेने वाला फैक्टर है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं जिनको कंट्रोल करना शायद ह्यूमन के वश में भी ना हो, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सब जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और इनको ठीक करना एक दिन का काम नहीं होगा। जितना टेम्परेचर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बढ़ चुका है उसको कंट्रोल करने में हमें कई सौ साल लगेंगे, और अभी तो टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। उसी तरीके से ओजोन होल की आप बात कर लीजिए। ओजोन को जितना नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई करना, उसको पूरा करना ही बहुत बड़ा टास्क है। तो आपको इन्वायरमेंट को समझना होगा, इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस को समझना होगा, और ये आपको मानना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट जो है वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आप एक हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं, आप जो है अगर सही तरीके से इस अर्थ पे सस्टेन करना चाहते हैं, तो आपको इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस को समझना होगा, इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से जानना होगा, और ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कि इन्वायरमेंट जो है वो सस्टेन रूप से चल सके। हमारे चारों तरफ जो है जो इन्वायरमेंट है वो अपनी जगह पे परफेक्टली काम करे। जैसे कि हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि नेचर का नियम है बदलाव, परंतु वो बदलाव अपनी तरीके से करता है। बट अगर आप उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, अपने आप ही चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो सब कुछ पूरा साइकिल बिगड़ जाएगा। तो आपको इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस को समझना होगा और उसके अनुसार चलना होगा। इसके लिए आप इन्वायरमेंटल साइंस, जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें मदद करता है, हमें बताता है कि इन्वायरमेंट क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके साथ में कौन कौन सी प्रॉब्लम है और उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें अब इन्वायरमेंटल साइंस की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना होगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, दोनों को अच्छे से समझना होगा। अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट पे बात करेंगे, फिर आप इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस पे बात करेंगे। इस तरीके से बहुत अच्छा आंसर आपका बन जाता है। तो इन्वायरमेंटल साइंस की इम्पोर्टेंस में सबसे पहले तो जैसे कि हमने बताया कि इन्वायरमेंटल साइंस क्या बताता है आपको। इन्वायरमेंटल साइंस हमें बताता है किस तरीके से इन्वायरमेंट काम करता है। ठीक है, तो अभी हमने जो है बात किया कि इंसान, ह्यूमन जो है कैसे कैसे
लाइफ साइकिल को या इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो उसमें हमने बात किया था पॉपुलेशन कंजम्पशन के बारे में, वेस्ट और पॉपुलेशन के बारे में, और उसके वजह से कुछ होने वाले चेंजेस के बारे में। ठीक है, कि इन्वायरमेंट में ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या क्या हो रहा है। इन्वायरमेंटल साइंस जो है ये हमें बताता है कि किस तरीके से हम डे टू डे इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से हर प्राणी जो है, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी सराउंडिंग के साथ में रहता है। और इसको समझने के लिए हमने क्या किया, बहुत सारे डिसिप्लिन जो हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं, उनके प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये देखा कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। चाहे एक पर्टिकुलर जियोग्राफी की आप बात कर लीजिए कि क्यों एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है किसी एक एरिया में रहने में सक्षम है, क्या क्या चीज़ें उसमें है कि वो उस वातावरण के लिए अनुकूल है। चाहे आप बायोलॉजी की बात कर लीजिए कि एक प्राणी जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो है, अगर डेजर्ट में रह रहा है तो उसकी फिजियोलॉजी कैसी है कि वो वहाँ पे सफलतापूर्वक रह पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा आपका एक एडवांटेज है इन्वायरमेंटल साइंस का कि हम हर एक तथ्य को, हर एक पॉइंट को उसके पीछे की साइंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। फिर इन्वायरमेंटल साइंस जो है ये हमें बताता है कि जितने भी प्राणी, जितने भी ऑर्गेनिज्म, उनमें भी वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें, वाइल्ड लाइफ में बेसिकली आपके मान लीजिए जैसे कि डियर हो गया, बियर हो गया, टाइगर हो गया, है ना, उनका क्या रोल है, वो उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनके साथ में प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या होगा अगर वो ख़त्म हो जाएं, और कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। न केवल वाइल्ड लाइफ, अब अगर आप इसे थोड़े से ऊपर चलें तो आप जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं कि ना केवल हायर एनिमल्स बल्कि जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ये सोचें कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होगा, एक सेकंड के लिए आप इमेजिन कीजिए कि सभी जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ख़त्म हो गए तो क्या होगा, कितने सारे प्रोसेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग की ही आप बात कर लीजिए, कोई भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो डिकम्पोज ही नहीं हो पाएगा। तो आप एक छोटे से माइक्रोब की इम्पोर्टेंस को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ये कहें कि भैया आपका क्या रोल है, व्हाट इज योर रोल इन दिस वर्ल्ड, ह्यूमन का क्या रोल है, तो आप कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट रोल नहीं बता पाएंगे कि जिसके बिना नेचर ना चल सके। नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हैं आप नहीं हैं, परंतु नेचर को फर्क पड़ेगा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। नेचर को फर्क पड़ेगा अगर आपके बीज ना हो, हनी बी ना हो, पॉलिनेशन नहीं होगा,
अगर इस टाइप के इंसेक्ट नहीं होंगे तो नेचर को फ़र्क पड़ेगा अगर हायर एनिमल्स ना हों। मान लीजिए आप सोचो कि भैया टॉप कार्निवोर्स को निकाल देते हैं तो जो हर्बीवोर्स हैं भाई वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, अगर आप इनके रोल की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इनके बिना तो काम नहीं चल सकता। और ह्यूमन एक ऐसा आपका ऑर्गेनिज्म है इकोसिस्टम में, धरती के इस प्लेनेट पे, कि भाई उसके बिना कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कुदरत का काम ऐसे ही चलना है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल साइंस हमें डिफरेंट इकोसिस्टम के बारे में बताता है कि किस तरीके से डिफरेंट इकोसिस्टम हैं, कौन कौन से उनके बायोटिक फैक्टर हैं, कौन कौन से बायोटिक फैक्टर हैं, क्या उनका रोल है, किस तरीके से वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस आपको फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड के बारे में बताता है, किस प्रकार से एक जगह पे जो है कितने प्रकार की फूड चेन है, फूड वेब है, किस प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, कैसी वहाँ की प्रोडक्टिविटी है, बायोमास प्रोडक्शन कैसा है, कैरिंग कैपेसिटी कैसी है। इन सभी के बारे में भी जानकारी जब आप लेते हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल साइंस आपको मदद करता है कि भाई डिफरेंट लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में कैसी इंटरेक्शन है, ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैसी इंटरेक्शन है, दो प्राणी, दो ऑर्गेनिज्म किस एसोसिएशन में रह रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, बहुत सारे आपके इंटरेक्शंस हैं। इसके साथ साथ ये हमें बताता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो आपका कैसे इंक्रीज हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो किसी भी लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट रिसोर्सेज को प्रभावित कर रहा है। कैसे एक देश की इकोनॉमी उससे प्रभावित हो रही है, किस तरीके से वहाँ का डेवलपमेंट चल रहा है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल साइंस जो आपके इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं उनकी वजह से जो है क्या प्रॉब्लम हुई ये बताता है। इसके साथ साथ क्या सॉल्यूशन किए जा सकते हैं, कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे हम वाटरशेड मैनेजमेंट कर सकते हैं, और इनसे क्या क्या फ़ायदा होगा। अगर मैं आप कहूँ कि भाई आप जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो तो आपको समझ में आना चाहिए इसका क्या फ़ायदा है, वाटरशेड मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा है। इससे जो है आप किस तरीके से अपने साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिजम्स, दूसरे जो धरती पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। अगर आपको ये करना है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो इन्वायरमेंटल साइंस ये कहता है कि आपको जितने भी इश्यूज़ हैं उनको 3 स्केल पे देखना पड़ेगा, और इसमें भी इन्वायरमेंटल साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।
सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल साइंस जो है आपको एक क्लियर आइडिया देता है कि आप ग्लोबल इश्यूज के साथ में कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले तो समस्या को समझना, इशू को समझना, फिर ये जानना कि इशू क्यों हो रहा है, फिर उसका समाधान, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज जो है क्या है, फिर क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, फिर उसका क्या क्या समाधान किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको अंत में जब आपको पता चलेगा कि अगर आप एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करेंगे, तो अल्टीमेटली आप क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी ग्लोबल स्तर पे होने वाली प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कि भाई बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले तो है क्या, इसी पे जो है आपको काम करना है। इन्वायरमेंटल साइंस आपको क्लियरली बताता है कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। भैया आप और कुछ हायर एनिमल्स ही बायोडाइवर्सिटी नहीं है। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म, एक सिंपल बैक्टीरिया, एक वायरस से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन, है ना, सबसे कॉम्प्लेक्स तो ह्यूमन है, तक सभी जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। उनके साथ में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और कैसे आप उसको रिजोल्व कर सकते हो। चाहे उसके लिए आप एक अच्छा वाटरशेड मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, चाहे जो है एक हेल्थी फॉरेस्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप जो है किसी लोकल क्रॉपलैंड की बात कर लीजिए। सभी का अपना रोल है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, प्रिजर्व करने में। वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। वाटर एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इसको कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे इन्हांस कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस कैसे की जा सकती है, किस तरीके से आप वाटर को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, कैसे जो है आप अपने इरिगेशन इंडस्ट्रियल इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका एग्रीकल्चर में पानी एक मेजर इनपुट है, आप क्या उसमें मॉडिफिकेशन करें कि एफिशिएंटली इसको यूज़ कर सकें। इसके साथ साथ ओजोन डिप्लीशन, ये भी एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है। ओजोन डिप्लीशन क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ, क्या इसके पीछे केमिकल रिएक्शंस रही हैं, क्यों उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लोकल लेवल पे अगर हम देखें तो हमारे इश्यूज जो इन्वायरमेंटल साइंस हमें बताता है, वाटर पोल्यूशन, इसमें भी वाटरशेड मैनेजमेंट टेक्निक्स काफ़ी आपकी मदद करती हैं। वाटर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जाए, किस तरीके से वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, किस तरीके से अपने वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाए पोल्यूशन से, इन सब के बारे में अगर आप सही से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको इन्वायरमेंटल साइंस को बहुत ही गहनता से समझना पड़ेगा। फ्लड और अदर नेचुरल डिजास्टर, देखिए हमारे देश में अगर हम बात करें तो फ्लड्स सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला एक नेचुरल डिजास्टर है।
फ्लड सबसे ज़्यादा आते हैं हमारे देश में। तो कैसे फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, और फ्लड्स के बाद में कैसे जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब पे जो है अगर हम बात करेंगे तो इन्वायरमेंटल साइंस का जो पार्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसका महत्व आपको समझना पड़ेगा, उसको आपको गहनता से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सोयल हेल्थ को इन्हांस करना, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे फूड डिमांड बढ़ रहा है। फूड डिमांड जैसे बढ़ रहा है तो लैंड तो सीमित है, लैंड तो आप बढ़ा नहीं सकते, बट क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट पेस्टिसाइड, डिफरेंट डिफरेंट जो है आपका ये मान के चलिए फर्टिलाइज़र ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें भी फिर से वाटरशेड मैनेजमेंट का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। तो अगर हम देखें तो पानी से रिलेटेड आपके दूसरे डिजास्टर जो हैं, इन सब में लोकल लेवल पे वाटरशेड मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप जो है लैंड इरोजन को रोकना चाहते हैं, आप सोयल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको वाटरशेड मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब आप लोकल लेवल की बात कर लीजिए। लोकल लेवल पे आप अपने खुद को देखिए कि आप कितना वेस्ट जनरेट करते हैं, आपकी फूड हैबिट क्या है, आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या आपको फास्ट फूड पसंद है, क्या आपको सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है, क्या आपको एसी में रहना पसंद है, गाड़ी में चलना पसंद है, और उसके पीछे कितना बड़ा पोल्यूशन क्रिएट कर जाते हैं आप। कई बार बच्चे जो है ये यहाँ पे अपना तथ्य रखते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं कि सर हमें कंफर्ट जीवन तो चाहिए ही, तो हम कैसे जो है ये कहें कि सब चीज़ें गलत हैं। तो गलत सही का तो पॉइंट तब आता है जब आप इन्वायरमेंटल एथिक्स को सही से नहीं समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपनी सुख सुविधाओं को साइड पे रख दीजिए। अगर आप जो है केवल आप अपने आप को देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये देखोगे कि आप केवल आप नहीं है, आप धरती पे रहने वाले, अर्थ पे रहने वाले हर एक इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी आदत सुधार रही हैं तो सारा धरती पे जितने भी इंडिविजुअल हैं सभी अपनी जो है हैबिट्स में इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको ये तथ्य समझ में आएगा कि मान लीजिए हम कहते हैं कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करो, तो ये केवल आपके लिए नहीं है। आप तो केवल इंडिविजुअली हमने कहा कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं धरती को। यहाँ पे जो है आपके 8 बिलियन लोग हैं, आप
उन 8 बिलियन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यानी कि अगर डेली आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो सभी लोग 8 बिलियन कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और उसको डंप कर देते हैं। अगर वो डंप ना हो तो आपने 8 बिलियन प्लास्टिक की बोतल को ओशन में जाने से रोक दिया। आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढिए। आप कोल्ड ड्रिंक जो है पी सकते हैं, परंतु उसका आपको अल्टरनेटिव ढूंढना है। उसी तरीके से आप अगर एक पेड़ लगाते हैं, ठीक है, तो 8 बिलियन पेड़ लग गए, धरती का तापमान कम हो गया। तो हमें सुख सुविधाओं को जो है अपना त्यागना नहीं है। ये नहीं है कि भाई आप जीवन ही मत जीजिए, है ना, जीवन जिए, है ना। आप इसलिए तो जीवन है कि आप उसको अच्छे से जी सकें, बट आपने ये देखना है कि उसको बेहतर तरीके से कैसे जिया जाए कि इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफ़ेक्ट ना हो सकता है कि अगर धरती पूरी हरी भरी हो जाए तो आपको एसी की ज़रूरत ही ना पड़े। टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो आपको एसी की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उस एंगल से जब आप सोचेंगे तब आपको इंडिविजुअल का रोल जो है पता चलेगा। इसमें चाहे आप अपना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट कम करें, एक हेल्थी लाइफस्टाइल को आप एडॉप्ट करें और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने इंडिविजुअल का रोल फुलफ़िल कर पाएंगे। बट इसके लिए आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस को समझना होगा। सबसे पहले खुद समझना होगा कि क्या रोल है इन्वायरमेंटल साइंस का, ये महत्वपूर्ण क्यों है। उसके बाद ही आप जो है इंडिविजुअल टू लोकल, लोकल टू ग्लोबल इश्यूज़ को समझेंगे, समझाएंगे और उनको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। इन्वायरमेंटल सेलिब्रेशंस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हमने जो मेजर इन्वायरमेंटल सेलिब्रेशंस हैं उनको लिस्ट डाउन किया है। वेटलैंड डे 2 फेब को, फॉरेस्ट डे 21 मार्च को, वाटर डे 22 मार्च को, मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को, आपका मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को, अर्थ डे 22 अप्रैल को, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को, एंटी टोबैको डे 31 मई को, इन्वायरमेंट डे 5 जून को, ओशन डे 8 जून को, आपका कम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को, ओजोन वीक 16 से 23 सितंबर, कार फ्री डे 22 सितंबर, ग्रीन कंज्यूमर डे 28 सितंबर, वर्ल्ड फार्म एनिमल डे 2 अक्टूबर, वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये बेसिकली फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये देखना पड़ता है कि उस साल, उस ईयर अक्टूबर का जो पहला मंडे है वो किस डेट को आता है। वाइल्ड लाइफ वीक 1 से 7 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण आपके डेज़ हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए। इन पे एक क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी प्रूफ होगा। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ में हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो पूरा सिलेबस जो है आपका धीरे धीरे इसी तरीके से इफ़ेक्टिव वे में कवर कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये लेक्चर सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर बताएंगे। गॉड ब्लेस यू। जियो।